कहानी की शुरुआत में जब एक आदमी नींद से जागता है तो पाता है कि पूरा शहर एक सुनसान मृत शहर में बदल चुका है। सड़कें खाली पड़ी है, कहीं कोई जिंदा इंसान नहीं दिखता और जहां भी नजर जाती है तो सड़ती हुई लाशें दिखाई देती है। आखिर इस शहर के साथ क्या हुआ और यह आदमी अब इस खतरनाक हालात में कैसे जिंदा रहेगा? दरअसल मुख्य किरदार निक एक जियोलॉजिस्ट है। अपने काम को आसान बनाने के लिए उसने शहर से दूर पहाड़ों के बीच अपना घर बनाया हुआ है। एक दिन निक हमेशा की तरह पत्थर की खदान में खनिज नमूने इकट्ठा करने जाता है। वह अपनी किस्मत पर खुश ही हो रहा था कि अचानक उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। गुस्से में वह बड़बड़ाता है और मदद के लिए फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मोबाइल पत्थरों की दरार में गिर जाता है। मजबूरी में उसे खुद ही अपनी जान बचानी पड़ती है। वह चाकू से घाव को काटकर जहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे बस थोड़ी देर के लिए असर धीमा पड़ता है। तेज दर्द सहते हुए वह किसी तरह घर पहुंचता है और कई बोतल पानी पीता है, लेकिन आखिरकार बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, नजर धुंधली पड़ रही है और एक अजीब सी नींद उसे घेर लेती है। वह धीरे धीरे गहरी बेहोशी में चला जाता है। पता नहीं कितना समय बीत जाता है, लेकिन बीच बीच में उसे थोड़ा होश आता है। वह देखता है कि उसका हाथ बुरी तरह सूज चुका है और फिर वह दोबारा बेहोश हो जाता है। रात में जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है। दो लोग टॉर्च लेकर आते हैं तो निक को बिस्तर पर बेसुध पड़े देखते हैं और बिना कुछ किए वापस चले जाते हैं। निक की हालत बेहद खराब हो जाती है। इस दौरान कई हेलीकॉप्टर उसके घर के ऊपर से उड़ते हैं। प्यास लगने पर वह बस पानी पीता रहता है, जब तक कि घर में आखिरी बोतल बच जाती है। बड़ी मुश्किल से वह बिस्तर से उतरकर उसे भी पी जाता है। अगली सुबह निक आखिरकार होश में आता है। हैरानी की बात यह है कि उसके हाथ का घाव पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। वह आखिर कितने समय तक सोता रहा उसे खुद भी पता नहीं। थोड़ा बहुत नहाकर और खुद को संभाल कर निक ने तय किया कि पहले शहर जाकर कुछ जरूरी सामान खरीद लिया जाए। घर के बाहर खड़ी उसकी छोटी कार पर मोटी धूल की परत जम चुकी थी। उसने कपड़े से शीशा साफ किया और चाबी लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से गाड़ी चालू हो गई। निक का घर शहर से ज्यादा दूर नहीं था, तो कुछ ही देर में वह शहर के किनारे पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। पूरे रास्ते उसे एक भी चलती हुई गाड़ी नहीं दिखी और न ही कोई इंसान नजर आया। वह सुपरमार्केट के बाहर गाड़ी रोकता है और सामने ही एक सड़ी गली लाश देखकर सन्न रह जाता है। चौक के बीचों बीच कुछ सैन्य गाड़ियां उलटी पड़ी थीं। आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिससे यह हालत हो गई, ये सोचकर वह पूरी तरह घबरा जाता है। तभी उसकी नजर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है कि घातक वायरस का प्रकोप की वजह से सभी लोग तुरंत जहां हैं वहीं शरण ले। निक चौंक कर कहता है कि ये असंभव है। वह तुरंत वापस गाड़ी में भागता है और रेडियो चालू करता है। हर चैनल पर सिर्फ सरकारी रिकॉर्डेड संदेश ही चल रहे थे। ये वायरस बेहद तेजी से फैलने वाला और जानलेवा है, इसीलिए सभी को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही थी। कुछ देर बाद निक गाड़ी चलाकर अपने माता पिता के घर पहुंचता है। वह अंदर जाकर अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता। वह देखता है कि डाइनिंग टेबल पर खाना अभी भी रखा हुआ है, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे छोड़ा हो। उसके मन में एक बुरा अंदेशा जन्म लेता है। जब वह बेडरूम का दरवाजा खोलता है तो एक तीखी बदबू उसके चेहरे पर पड़ती है। हिम्मत जुटाकर वह अंदर जाता है और वह देखता है कि उसके पिता बिस्तर पर मृत पड़े हैं और उसकी माँ बाथरूम में गिरी हुई है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक रात सोने के बाद वह अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। निक अपने दुख को दबाते हुए घर के पीछे एक गहरा गड्ढा खोदता है। एक एक करके वह अपने माता पिता को उसमें दफनाता है, ताकि उन्हें कम से कम सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे सके। कम से कम यह सम्मान तो उन्हें मिला जो इस दुनिया में मरने वाले 99% लोगों को भी नसीब नहीं हुआ। उसी रात निक अपने बचपन के बिस्तर पर लेटता है, मानो वह अपने अतीत को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हो। अगली सुबह वह घर से निकलकर अन्य बचे हुए लोगों को ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन जहाँ भी जाता है वहाँ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। उसे एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं देता। सुनसान सड़कों पर चलते हुए उसे एहसास होता है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो बस साल बाद यहाँ की घास इंसानों से भी ऊंची हो जाएगी। वह एक सुपरमार्केट से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करता है और तय करता है कि शहर से दूर जाकर देखेगा, लेकिन शहर से बाहर जाने वाला पुल पूरी तरह बंद मिला। निक हैरान होकर गाड़ी से उतरता है और देखता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल जाम है और रुकावट हटाना नामुमकिन है। अब उसका धैर्य जवाब दे देता है और उसकी भावनाएं टूट जाती हैं। वह चाहता है कि पिछले 2 दिन बस एक बुरा सपना हो। वह गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर जोर से मुक्के मारता है। खुद को थोड़ा शांत करने के बाद वह दूसरी दिशा में जाने का फैसला करता है। वह आंखें बंद करके एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा देता है। सीधी सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं है और उसे किसी चालान का डर भी नहीं है। धीरे धीरे रात हो जाती है और उसे दूर कहीं लाल रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। करीब 15 मिनट बाद वह एक और शहर में पहुंचता है। सड़कों के किनारे रंग बिरंगी लाइटें जल रही हैं। पहली नजर में बस लोगों की कमी को छोड़कर उसे सब कुछ सामान्य लगता है। निक सबसे बड़े मॉल में जाता है और सोचता है कि अगर कोई बचा होगा तो यही होगा, क्योंकि यहाँ खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं मौजूद है। लेकिन वह हर एक मंजिल छान मारता है, फिर भी एक भी इंसान नहीं मिलता। उसके मन में सवाल उठता है कि क्या पूरी दुनिया में अब सिर्फ वही अकेला बचा है।
है। थका हुआ निक मॉल की छत पर जाकर नहाता है। नहाने के बाद बिना तौलिया लपेटे ही वह बार काउंटर की तरफ जाता है और शराब लेने लगता है। जैसे ही वह गिलास उठाता है तो अचानक पास के एक कमरे से एक महिला की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वह इतना उत्साहित हो जाता है कि उसके हाथ से गिलास लगभग छूट जाता है। ढाई दिन की तलाश के बाद आखिरकार उसे 2 जिंदा लोग मिल ही जाते हैं। निक के दिल में अचानक उम्मीद की एक किरण जग उठती है। अब निक के मन में बहुत सारे सवाल थे। पूछने पर उसे पता चलता है कि ये दोनों बचे हुए लोग बाहर से यहाँ काम के सिलसिले में आए थे। वे होटल में ठहरे हुए थे, तभी अचानक वायरस फैल गया। निक समय का हिसाब लगाता है कि जब से उसे सांप ने काटा था तब से अब तक कुल 3 हफ्ते बीत चुके हैं। जीवित बचा व्यक्ति माइक अपना मोबाइल निकालता है। उसने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रखा था। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने उच्च स्तर की चेतावनी जारी की थी। यह वायरस बिल्कुल नया था और इतना खतरनाक कि इसकी संक्रमण दर और मौत का प्रतिशत इतिहास में सबसे ज्यादा था। कोई भी एंटीवायरल दवा असर नहीं कर रही थी। शुरुआत में सरकार ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन हालात जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गए। यहाँ तक कि अलग अलग स्तर की सरकारें भी काम करना बंद कर चुकी थीं। जीवित बची हुई एनी पूरी दृढ़ता से कहती है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और मानव जाति लगभग खत्म हो चुकी है। उन दोनों के बचने का कारण शायद यही है कि वे बेहद दुर्लभ इम्यून लोग हैं। निक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह फैसला करता है कि वह और जगहों पर जाकर देखेगा कि आखिर दुनिया इतनी आसानी से खत्म कैसे हो सकती है। लिफ्ट का इंतजार करते हुए वह थककर दीवार से टिक जाता है। अंदर ही अंदर वह भी उनकी बातों को सच मानने लगा था और वहीं पर वह पूरी रात सो जाता है। अगले दिन वह दोनों से फिर बात करने का सोचता है, लेकिन जब वह उन दोनों को ढूंढता है तो वे कहीं नजर नहीं आते। एक पल के लिए उसे लगता है कि कल की बीती बात शायद एक सपना होगा। थोड़ी ही देर बाद उसे एनी एक महंगे कपड़ों वाले सेक्शन में मिलती है और माइक पास में नाश्ता बना रहा होता है। माइक कहता है कि शायद यह आपदा पृथ्वी का खुद को साफ करने का तरीका है, क्योंकि इंसानों ने इस धरती पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया था। एनी के अपने सभी करीबी इस वायरस से मर चुके हैं और माइक के साथ भी यही हुआ। इसलिए दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर साथ रहने का फैसला किया। माइक को पहले लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ वही 2 बचे हैं, लेकिन अब निक के आने से उन्हें थोड़ी खुशी होती है। निक अपनी सोच बताता है कि वह यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुकना चाहता। दुनिया बहुत बड़ी है और वह कहीं न कहीं उम्मीद ढूंढना चाहता है। एनी ये सुनकर निराश हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। माइक निक को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ रहने में ही समझदारी है, क्योंकि यहाँ खाने पीने का भरपूर सामान है। लेकिन निक कहता है कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। माइक बताता है कि उसने और एनी ने तय किया है कि जब सामान खत्म होगा तो वे दोनों साथ में अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। फिर भी निक खुद को एक ही जगह कैद नहीं करना चाहता। माइक की आंखों में उदासी झलकती है और वह कहता है कि जब इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज खो देता है तो शायद जीना भी मरने से बेहतर नहीं लगता। निक ये सुनकर गहरी सोच में डूब जाता है। निक समझ जाता है कि माइक को मनाना नामुमकिन है। वह फिर एनी के पास जाता है और कहता है कि वह उसे अपने साथ यहाँ से ले जा सकता है। लेकिन एनी की सोच भी माइक जैसी ही होती है। वह कहती है कि जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बच्चों को मरते देखा और उसी पल उसका दिल भी मर गया। अब इस दुनिया से उसे कोई उम्मीद या चाहत नहीं रही। ये सुनकर निक गुस्से में एनी को धक्का देता है और बिना पीछे देखे मॉल से बाहर निकल जाता है। अचानक पीछे से 2 गोलियों की आवाज आती है। निक समझ जाता है कि एनी और माइक ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसका दिल भारी हो जाता है, जैसे सीने पर कोई बड़ा पत्थर रख दिया गया हो। वह गाड़ी का एक्सीलरेटर जोर से दबाता है और बिना सोचे समझे तेजी से आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वह पूरी तरह अपना होश नहीं खोता। दूर उसे एक जीवित आकृति दिखाई देती है। निक तुरंत ब्रेक लगाता है तो वहाँ एक छोटा सा पीला कुत्ता होता है। बिना सोचे वह उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है और उसका नाम लुक रखता है। अब निक और वह कुत्ता साथ में शहर के सबसे बड़े पुस्तकालय जाते हैं, जहाँ से निक अपने पसंद की बहुत सारी किताबें चुनता है। फिर वह लुक को लेकर वापस अपने घर लौट आता है। जब तक कोई साफ लक्ष्य नहीं मिलता वह तय करता है कि फिलहाल यही रहना सबसे सही है। शायद यही इस तबाह दुनिया में जीने का सही तरीका है। यहाँ तक कि निक मजाक में सोचता है कि वह और लुक पूरी जिंदगी साथ रहेंगे, बस एक शर्त पर कि जो बाद में मरे वह पहले मरने वाले को न खाए। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और निक की जिंदगी अब एक ही ढर्रे पर चलने लगती है। सुपरमार्केट में खाने पीने की चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उसका मुख्य काम बस इतना है कि वह अपने शरीर को स्वस्थ रखे। पहले से ही अकेले रहना पसंद करने वाला निक अब इस नई दुनिया के साथ ढलने लगता है। अब वह आजादी से सीख सकता है, जब चाहे शांति का आनंद ले सकता है और धीरे धीरे इस सुनसान प्रलय के बाद की जिंदगी को स्वीकार करने लगता है। धीरे धीरे इस नई जिंदगी के साथ ढलने के बाद निक को लगने लगता है कि यह जीवन इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन एक दिन उसे अचानक कुछ अजीब दिखाई देता है कि दूर एक घर से धुआं उठ रहा होता है। निक बिना देर किए अपनी गाड़ी लेकर सुनसान सड़कों से होता हुआ उस जगह तक पहुंचता है जहां किसी के रहने का शक होता है। छत पर एक महिला बंदूक ताने खड़ी होती है। निक तुरंत समझाता है कि उसने बहुत समय से किसी इंसान को नहीं देखा और वह सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या अभी भी कोई जिंदा है। महिला उसकी बात समझती है, फिर हथियार नीचे रखती है और उसे अंदर आने का न्योता देती है। उस लड़की का नाम एमा है और उसके पिता एक सैनिक थे। वह बचपन से पहाड़ों में शिकार करके जीती रही
है, इसलिए वह वायरस फैलने से बच गई। 1 साल से वह इधर उधर भटक रही थी और कुछ दिन पहले ही इस घर में आई थी। कुछ स्मोक्ड मीट खाने और चाय पीने के बाद निक संतुष्ट होकर जाने की बात करता है, लेकिन एमा उसे रुकने के लिए कहती है। वह बताती है कि उसने ये घर इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कोई लाश नहीं है, लेकिन वह यहाँ लंबे समय तक नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे यह जगह घर जैसी महसूस नहीं होती। फिर एमा खुद ही निक के घर चलने का प्रस्ताव रखती है। अगली सुबह दोनों साथ में निक के पहाड़ी घर की ओर निकलते हैं। निक ने कभी नहीं सोचा था कि इस वीरान दुनिया में उसे इतनी खुली और मिलनसार लड़की मिलेगी। कुछ ही देर में वे उसके घर पहुँचते हैं, जहाँ पीछे एक बड़ा सा आंगन भी है। एमा खुश होकर कहती है कि वह कुछ समय के लिए यही रहना चाहती है। ये सुनकर निक के मन में हलचल होने लगती है। वह तुरंत घर की बीम से लटकती रस्सी उतार देता है क्योंकि शायद अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी उसे पता चलता है कि अलमारी में रखा खाना चूहों ने खराब कर दिया है। दोनों फिर पास के कस्बे के सुपरमार्केट जाते हैं क्योंकि आपदा अचानक आई थी और लोग सामान जमा नहीं कर पाए थे, इसलिए वहाँ अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। एमा को वहाँ सोलर पैनल भी मिलते हैं और वह कहती है कि ये जगह तो मानो प्रलय के लिए ही बनाई गई हो। निक पहले भी यहाँ रहने का सोच चुका था, लेकिन असली समस्या ये थी कि यहाँ कोई और इंसान नहीं था जिसके साथ वह रह सके। दूसरों से सामान छीनने की बजाय तुलना करने पर अपने ही विला में रहना कहीं ज्यादा आरामदायक लगता है। दोनों ने मिलकर एक पूरी गाड़ी भरकर सामान इकट्ठा किया, लेकिन एमा को डिब्बाबंद खाना पसंद नहीं था। उसका मानना था कि असली स्वाद तो प्रकृति से आता है। निक उसकी बात समझता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानवरों का शिकार करने से झिझकता था। उसे लगता था कि ये आपदा दरअसल धरती का खुद को संतुलित करने का तरीका है, मानो इंसान एक वायरस हो जिसे मिटाने की कोशिश की जा रही हो। अगर वे अब भी प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो धरती का दंड कभी खत्म नहीं होगा। फिर भी एमा की खुशी के लिए निक एक फिशिंग रॉड लेकर नदी किनारे जाता है और कुछ ताजी मछलियां पकड़ लाता है। उधर एमा जंगल से मशरूम, पत्ते और फल इकट्ठा करती है और घर के पीछे एक छोटा सा सब्जी का बगीचा भी बना देती है। अब निक को एहसास होता है कि वह अब अकेला नहीं रहा। इसी एहसास के साथ वह घर को और बेहतर बनाने में लग जाता है। एक किताब में उसने पढ़ा था कि अगर जगह को आरामदायक बना दिया जाए तो खुशियां खुद ब खुद चली आती है। एमा भी महसूस करती है कि यही असली सुकून भरी जिंदगी है, लेकिन निक के मन में एक सवाल बार बार आता रहता है कि आखिर सब लोग कहाँ गायब हो गए, सिर्फ वही दोनों क्यों जिंदा बचे हैं। क्या ये किस्मत का खेल है या धरती का कोई अजीब मजाक है? इन सवालों के बीच दोनों के दिल और करीब आ जाते हैं। उस रात लंबी थकान और भावनाओं के बाद दोनों चादर ओढ़े बालकनी में खड़े होते हैं। निक भविष्य के बारे में सोचने लगता है कि अगर उन्हें लंबे समय तक यहाँ रहना है तो बिजली का इंतजाम करना जरूरी होगा। आखिर रोशनी और गर्माहट ही तो जीवन में असली सुकून लाती है। निक दोबारा सुपरमार्केट जाने की सोचता है, लेकिन उसका पुराना भरोसेमंद वाहन आखिरकार जवाब दे देता है। अच्छी बात यह थी कि आसपास गाड़ियों की कोई कमी नहीं थी और पेट्रोल भी आसानी से मिल सकता था। वह सुपरमार्केट से सारे सोलर पैनल उठाकर घर ले आता है, लेकिन उन्हें लगाते वक्त गलती से वह छत से नीचे गिर जाता है। खुशकिस्मती से उसके पास एक समझदार और हर काम में माहिर साथी थी। एमा कहती है कि प्यार का मतलब है जब तुम्हें जरूरत हो तो कोई पूरे दिल से तुम्हारे साथ खड़ा हो। निक इस प्यार और अपनापन को पूरी तरह महसूस करता है और शायद उसे अपने बीते हुए पलों की याद आने लगती है। आधी रात को एमा चुपके से अपना बैग खोलती है। उसके अंदर कई पुरानी तस्वीरें संभाल कर रखी होती है, कुछ उसके बॉयफ्रेंड के साथ, कुछ उसके 2 बच्चों की और कुछ उसके माता पिता के साथ। लेकिन अफसोस ये सभी लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगली सुबह निक की टांग का घाव काफी ठीक हो चुका होता है। वह फिर से सोलर पैनल लगाने की तैयारी करता है। तभी एमा अचानक एक खबर देती है कि वह दोनों के बच्चे की माँ बनने वाली है। निक को खुश होना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे डर था कि बिना अस्पताल और डॉक्टरों से बच्चा सुरक्षित जन्म ले पाएगा या नहीं। एमा उसे तुरंत दिलासा देती है। अगले ही पल निक जोश में भर जाता है। वह अपने कुत्ते के साथ लाइब्रेरी जाता है, जहाँ बच्चों के जन्म और देखभाल से जुड़ी ढेर सारी किताबें होती हैं। जब डॉक्टर नहीं है तो अब सब कुछ उसे खुद ही सीखना होगा। तभी एक चूहा तेजी से वहाँ से भागता है। निक बड़बड़ाता है कि आजकल चूहे बहुत बढ़ गए हैं। इसके बाद वह सुपरमार्केट से ढेर सारे बेबी प्रोडक्ट्स भी ले आता है। एमा ये देखकर हल्के से हंस पड़ती है कि कोई भी पिता बच्चे के आने से पहले सब कुछ परफेक्ट तैयार नहीं कर सकता। तभी वह खिड़की के बाहर देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि निक द्वारा बनाया गया चिकन कॉप सच में काम करने लगा था। समय के साथ एमा का पेट बड़ा होता जाता है। उसे अक्सर कमजोरी महसूस होती है। निक किताबों से सीखकर समझता है कि उसे ज्यादा दालें और सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन तभी एमा अचानक कहती है कि उसे मांस खाना है, क्योंकि उसे काफी समय से नॉन वेज नहीं मिला था। ये कहकर वह खुद बंदूक उठाने लगती है, लेकिन निक उसे रोक देता है और वह खुद इस जिम्मेदारी को उठाता है। कुछ ही देर में वह नदी किनारे कुछ आवारा पशु ढूंढ लेता है। वह बंदूक में गोली भरता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही हिचकिचा जाता है। वह सोचता है कि पहले इन्हें पकड़कर घर ले जाए, लेकिन जानवर इतने आसानी से काबू में कहाँ आते हैं। कुछ ही पल में सभी गायें भाग जाती हैं, सिर्फ एक छोटी सी गाय वहीं खड़ी रह जाती है। निक काफी देर तक सोचता रहता है। आखिरकार निक ने बंदूक उठाई और दांत भींचकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन सफेद गाय तुरंत नहीं मरी। वह जमीन पर तड़पते हुए दर्द से
कराहने लगी। निक गुस्से और बेबसी में उसे कोसता है और मजबूरी में एक और गोली चलाता है और इस बार गाय मर जाती है। लेकिन निक को जरा भी खुशी नहीं होती क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। वह हालात से मजबूर होकर किताब में बताए गए तरीके को अपनाता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे एक पूरा बॉक्स भरकर खाना मिल जाता है। जब एमा उसे देखकर खुशी से खिलखिलाती है तो निक को लगता है कि उसकी सारी मेहनत और तकलीफ वाजिब थी। लेकिन दोनों को ये नहीं पता होता कि यही खाना उनके लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। एक पूरा दोपहर लगाने के बाद निक आखिरकार सोलर पैनल भी लगा देता है। शाम होते होते दोनों खुशी खुशी घर की लाइट चालू करते हैं। बड़ा सा फ्रिज भी अब काम करने लगता है। तभी एमा एक डिब्बा निकालती है और बताती है कि बाथरूम में एक बड़ा चूहा डूबकर मर गया था। निक इसे हल्के में लेता है लेकिन तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दिन में खाए गए खाने की गंध ने आसपास के भूखे चूहों को आकर्षित कर लिया था। घबराकर वे तुरंत दरवाजे के बाहर आग जलाते हैं और बचा हुआ सारा खाना उसमें फेंक देते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और हजारों लाखों चूहे उनकी ओर बढ़ते चले आ रहे होते हैं। दोनों तुरंत घर के अंदर भागते हैं और सारे दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर देते हैं। चूहे अंदर नहीं आ पाते लेकिन बाहर से कांच पर जोर जोर से टकराने लगते हैं। एमा को डर होता है कि वे पाइपलाइन के रास्ते अंदर आ सकते हैं, इसलिए वह हर छोटे बड़े छेद में कीटाणुनाशक डाल देती है। छत पर भी उनके दौड़ने और खरोचने की आवाजें गूंजने लगती है। निक के पास अब सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है। वह मन ही मन दुआ करता है कि ये चूहे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए। तभी दरवाजे के बाहर कुछ सरसराहट की आवाज आती है। निक को तुरंत याद आता है कि उसका प्यारा कुत्ता लुक बाहर ही रह गया है। वह दांत भींचता है, जल्दी से कांच के दरवाजे पर लगी टेप हटाता है और एमा को दूर रहने के लिए कहता है। फिर झटके से दरवाजा खोलकर एक ही पल में दौड़कर कुत्ते को उठा लाता है। हालांकि उसकी ये हरकत बहुत तेज और सटीक थी, फिर भी कई चूहे अंदर घुस आते हैं। निक तुरंत बंदूक उठाता है और चूहों को मारने लगता है। जब गोलियां खत्म हो जाती है तो वह लकड़ी का डंडा उठा लेता है। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वह किसी तरह घर में घुसे सभी चूहों को मार गिराता है। लेकिन बाहर मौजूद चूहे अभी भी नहीं गए होते। बेचारा लुक बुरी तरह घायल हो चुका होता है और उसके पूरे शरीर पर काटने के निशान होते हैं। एमा उसे एंटीवायरस इंजेक्शन देती है और उसके सारे घाव सिल देती है। इस घटना के बाद निक का आत्मविश्वास बुरी तरह टूट जाता है। उसे अपने माता पिता की दर्दनाक मौत याद आने लगती है और अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका बच्चा भी सुरक्षित पैदा न हो पाए। एमा उसे समझाती है कि वह बेवजह चिंता न करे। वह बताती है कि वह पहले ही 2 बच्चों को जन्म दे चुकी है, लेकिन वायरस फैलने के दौरान उसके सारे परिवार वाले मर गए। यह यादें उसके लिए ऐसी है जैसे बहुत पुरानी भी हो और जैसे कल की ही बात हो। धीरे धीरे समय बीतता है और वायरस फैलने को 2 साल हो चुके हैं। बाहर जंगली जानवर और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, लेकिन एक तरह से प्रकृति ने खुद का संतुलन बना लिया है। एक दिन निक हिम्मत करके घर से बाहर निकलता है और हैरानी की बात वो खतरनाक चूहे अब पूरी तरह गायब हो चुके होते हैं। तभी एमा एक खुशखबरी देती है कि उनका बच्चा अब जन्म लेने वाला है। ये हर पिता के लिए सबसे तनाव भरा पल होता है। निक ने भले ही पहले बहुत कुछ पढ़ रखा था, लेकिन असली समय आने पर वह घबरा जाता है। खुशकिस्मती से एमा को अनुभव था और उसके मार्गदर्शन में एक नया जीवन इस दुनिया में आने वाला था। आखिरकार एक प्यारी सी बच्ची जन्म लेती है। निक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह भावुक होकर सोचता है कि जीवन सच में कितना अद्भुत है। उसके मन में तो यहाँ तक ख्याल आता है कि शायद अब इंसानी सभ्यता को फिर से बसाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। अब निक पहले जैसा बेफिक्र अकेला इंसान नहीं रहा। जहाँ एक तरफ वह परिवार की खुशियों को महसूस कर रहा है, वही दूसरी तरफ उसके कंधों पर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। लेकिन एमा स्वभाव से ऐसी नहीं है जो सिर्फ आराम से संतुष्ट हो जाए। वह सड़क के सबसे दिखाई देने वाले स्थान पर उनके घर का पता लिख देती है ताकि अगर कोई और जीवित इंसान हो तो उन्हें ढूंढ सके। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 टाइप कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा।